गुड इवनिंग दोस्तों। तो फिर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम फिर डिस्कस करने वाले हैं। क्विक रिवीजन है एक्चुअली में, ये पहली सीरीज थी, इसका पहला पार्ट भी अपलोड करा जा चुका है जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन थे। ये दूसरा पार्ट है उसी का। ये मध्य प्रदेश पुलिस 2017 में पूछे गए पुराने प्रश्न। इन प्रश्नों की मदद से आपको मदद मिलेगी कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, आपका मैथ जो है ना वो 30 नंबर 40 नंबर वो एकदम रेडी है। और जो रीजनिंग है वो भी 35 नंबर लगभग आपकी चल रही है। राइट। अब जो बच रहा है 25 से 30 नंबर का जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो रहता है जीके प्लस साइंस। और जो भी क्वेश्चन साइंस और मिसलेनियस जो क्वेश्चन बचते हैं वो इन 35 नंबर 30 नंबर का बचता है। राइट। तो सबसे पहले जब यदि आप है ना इस एकेडमी पे आए तो पाथ क्रिएटर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। और अ, फिर इसको पार्ट बाई पार्ट देखें। पहला क्वेश्चन है, बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले अगर आप पहली बार नए आए हैं इस एकेडमी पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहें आपको। ये पहला क्वेश्चन बढ़ता है। इस क्वेश्चन नंबर को ना देखें। ये क्वेश्चन एक्चुअली में ये प्रीवियस ईयर के हैं क्वेश्चन, वो कहीं कहीं पे अलग अलग करके क्वेश्चन आए हुए रहते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर को ना देखें। आप ये देखें सिर्फ, मध्य प्रदेश के पूर्व क्षेत्र में बहने वाली नदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो आपको पता होगा दैनबा, ये नहीं मिलती। दैनबा अपने यहाँ की नदी नहीं है। क्षिप्रा जो कि आपको पता है चंबल में जाके मिलती है, और चंबल पता है यमुना में जाके मिलती है। बट महानदी जो पूर्व की नदी है मध्य प्रदेश की, यानी अपना जो पहले पार्ट था छत्तीसगढ़, ये जाके गिरती है मध्य प्रदेश, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको रोजगार का प्रावधान इसके अधीन आता है। किसके अधीन आता है? डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, या औद्योगिक नीति के अंतर्गत आता है, या मूलभूत अधिकार के अंतर्गत आता है, या श्रम संबंधी कानून के अंतर्गत आता है। तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, क्योंकि पता होना चाहिए रोजगार के मुद्दे कैसे चल रहे हैं आजकल, सबको रोजगार का प्रावधान किसके अधीन आता है, तो ये अपन को पता होना चाहिए। नाउ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में बहती है? बंगाल की खाड़ी, ये जैसे मैं बनाऊं तो ये इंडिया का कुछ यू मैप है। राइट। अब आपको पता होगा थोड़ा बहुत, अगर आप इतना तो जानते हैं, ये बंगाल की खाड़ी है अपनी। तो बंगाल की खाड़ी में बहती है, ये पता है नर्मदा नदी यहाँ पे जाके गुजरात में गिरती है। नेत्रवती का कोई अता पता नहीं है, पता कहाँ की है। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी यूं निकल के आती है यहाँ से, आपको देखा होगा ये अरुणाचल प्रदेश से होके आती है और ऐसे बंगाल से गिरती है। और गंगा नदी जो है ना यूं निकल के आती है इस तरीके से, दिल्ली बिहार होते हुए इस तरीके से, फिर ये गंगा इधर जाके दोनों ये गिरती है। ठीक है, समझ आ चुका होगा आई थिंक। नाउ अगला क्वेश्चन है, कौन सा हिमनद ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका स्रोत कौन सा है? तो सियाचिन, पता है सियाचिन इधर कश्मीर के पास है, लेकिन आंगसी हिमनद है वहां से इसका स्रोत। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना वो एक्चुअली में यहीं से निकलती है, आंगसी हिमनद से। ठीक है ना। गंगोत्री हिमनद नहीं है, सियाचिन नहीं है, और कापनी हिमनद भी नहीं है। ठीक है। कौन सा, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना वो हिस्ट्री से आ गया। आपको समझना होगा पैटर्न किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन सा आदिल शाही वंश के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? तो आदिल शाह का मकबरा, ये हिस्ट्री से आ गया क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन था वो जियोग्राफी से था, ये हिस्ट्री से है। तो आदिल शाह का मकबरा है ना जो गोल गुम्बज, आदिल शाह का मकबरा बना हुआ है। ठीक है। तो आप नोट करते जाएं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि ये हिस्ट्री हो गया, लास्ट वाला जियोग्राफी था। तो इससे एक आइडिया पता लगेगा हमको कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। क्योंकि ये जो 30 नंबर एकदम खिचड़ी पक के आती है, इसमें पता नहीं रहता कहाँ से क्वेश्चन आना है कहाँ से नहीं आना। बट मोटे तौर पे हम पता लगा सकते हैं कि ये हिस्ट्री का है, ये जियोग्राफी का है, और ये साइंस का है, इस तरीके से। राइट। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। दक्षिण मालवा में व्यापक रूप से गाया बजाया जाने वाला लोक संगीत जो मराठाओं से होकर आया है, ठीक है ना।
तो मराठा सबसे पहले ये जो दक्षिण मालवा का पार्ट है, ये हमारा मालवा पार्ट है मध्य प्रदेश में, ये इधर वाला। तो ये जो मालवा रीजन है, इसमें एक्चुअली में ये जो पार्ट महाराष्ट्र से लगा हुआ है, राइट। तो महाराष्ट्र से जो लगा हुआ है, तो महाराष्ट्र में सबसे पहले मराठाओं का शासन रहा, ठीक है। तो इसमें चैती है कि गरबा है कि लावनी है कि स्तोबा है, तो ये इसमें केवल लावनी है। जो लावनी है वो यहाँ से फिर यहाँ आ गया, यहाँ के लोगों की संस्कृति ने फिर इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया इसको। तो ये लावनी नृत्य है। लावनी गाया बजाने वाला संगीत है, जिसको मालवा के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, राइट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना निम्न से संबंधित है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। आपको बताना होगा कि पन्ना में माइका मिलता है कि मैग्नीज मिलती है कि हीरा मिलना है, हीरा मिलता है कि कॉपर मिलना है। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को छोड़ा है, इसका कमेंट में करके आंसर दें, बहुत ईजी है, राइट। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्ष खालिस्तान में समाप्त कर दिया गया। आपको पता होगा 200 सालों तक इंडिया पे राज किया अंग्रेजों ने, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी सबसे पहले तो उसे मतलब इसका इसके बाद भी शासन करते रहे, बट ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं किया। फिर ब्रिटिश सरकार ने शासन किया, तो ये 1856 में किया, 58 में किया, 57 में किया, 1860 में किया। तो 1857 की आपको क्रांति पता होगा, इसमें बहुत बचा, मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गया था, उत्पाद बहुत ज़्यादा क्रांति हुई थी, ठीक है ना। तो उस कारण क्या है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इसलिए 1858 से फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शासन किया। तो इसका राइट आंसर होगा 1858, राइट। नाउ अगला क्वेश्चन। हाँ, अगर आप पहली बार इस एकेडमी पे आए हैं, इस चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और लाइक के बटन को लाइक करके मेरे को बता दें कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, और बेल को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल, देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन आ गया वापस से, और ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, राइट। तो देखिए हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी होगा ना, पॉलिटी। आप समझ पा रहे होंगे पैटर्न कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। 2017 का पेपर है एक्चुअली में, 2017 के मैं सारे सेट सॉल्व करवा रहा हूँ एक एक करके। पिछला पहला पार्ट आपने देख लिया है, ये सेकंड पार्ट है। इसमें 20 से 30 क्वेश्चन रहेंगे, बहुत कम समय के अंदर हम 20 से 30 क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसका क्वेश्चन भी आपको कमेंट में देना है, ठीक है। अगर आप नहीं दे पाते तो वीडियो के लास्ट में मैं इसका आंसर बता दूंगा, राइट। नाउ अगला क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो एक्चुअली में ओमकारेश्वर खंडवा में है, लेकिन खंडवा कहीं पे ऑप्शन है नहीं। तो देखिए ये विदिशा है, ये सीधी है, ये धार है, इंदौर है। तो खंडवा के पास में आप पढ़ना पड़ता है इंदौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर, ठीक है। और व्यापम ने इंदौर ही दिया है इसका आंसर, ठीक है। भारत में रबर के कुल उत्पादन का 90% उत्पादन किस राज्य में होता है। तो 90% से अधिक आपको ये मिसलेनियस में आ जाता है। जब आप इंडिया की जियोग्राफी पढ़ेंगे तो आप केरल के बारे में पढ़ेंगे। केरल में 90% से ज़्यादा रबर जो है ना, टायर बनाने के लिए और दूसरे कामों के लिए जहाँ जहाँ पर रबर का यूज होता है, वो 90% हम केरल से लेके आते हैं, ठीक है। कच्चा रबर, पक्का रबर, सारे रबर हम केरल से लेके आते हैं। ना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। तो सरोजनी नायडू जो है बहुत इंपॉर्टेंट महिला है भारत की। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत बोला था मोहम्मद अली जिन्ना को। वैसे उनने क्या इन्हें बोला था, बाकी इनके बारे में पढ़ने से ऐसा नहीं लगता कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक थे, बट मोहम्मद अली जिन्ना को बोला था। ये देखिए आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, राइट। अगेन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट, देखिए भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा है। तो आप ज़्यादातर लोग लगाएंगे एनी बेसेंट, देखें भी नहीं एनी बेसेंट लगा देंगे, क्योंकि एनी बेसेंट भी महिला अध्यक्ष थी, बट ये भारतीय नहीं थी, ये आयरलैंड की लेडी थी, है ना। तो ये भारतीय नहीं थी, वो भारतीय पूछ रहा है, तो भारतीय के लिए हम सरोजनी नायडू को क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा ये भी हिस्ट्री से क्वेश्चन हो गया, ये एक्चुअली में मॉडर्न हिस्ट्री से आया क्वेश्चन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2017 में 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में खालिस्तान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए तो ये करंट का आ गया, करंट का क्वेश्चन है। तो 2017 की बात है, 2017 में 64वें जो राष्ट्रीय नेशनल अवार्ड मिलते हैं ना जो मूवीज के लिए, 64वें नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, उसमें अक्षय कुमार को मिला था, अनिल कपूर को नहीं मिला, इन तीनों को नहीं मिला, ऊपर के अक्षय कुमार को मिला था। तो इससे पता चलता है करंट अफेयर में भी अवार्ड, करंट अफेयर में भी अवार्ड
ठीक है ना, उनको ध्यान से पढ़ना होगा। नेशनल अवार्ड होगा, ज्ञानपीठ अवार्ड होगा और व्यास सम्मान होगा, जितने भी अवार्ड हैं उन सबको हमको याद रखना होगी, राइट। खंडवा में जन्मे प्रसिद्ध पुरुष जो हिंदी, ये पता नहीं क्या लिखा, गीतकार मतलब म्यूजिक कंपोजर, एक्टर, लिरिसिक्स, बोर्न इन खंडवा वाज, कौन खंडवा में जन्म हुए थे। तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर आप 2-3 साल से ये एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं एमपी का, तो आप इजीली इसको कर लेंगे। जिन लोगों को नहीं पता मैं इसका लास्ट में आंसर दे दूंगा, और जिन लोगों को पता है वो कमेंट करके फटाफट बताएं कि ये इसका आंसर क्या है। ओके, ना एनी बेसेंट खालिस्तान से संबंधित है, वापस से हिस्ट्री और वापस से एनी बेसेंट वापस से आ गई, खालिस्तान से संबंधित है। तो एनी बेसेंट ने एक्चुअली में इंडिया में आई थी, आयरलैंड की लेडी थी, इन्होंने आके जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ना, उसकी स्थापना की थी, इसलिए ये इसी से संबंधित है, ठीक है ना। और 2011 की जनगणना देखिए, अब ये सेंसस से आ गया, सेंसस 2011 की हुई थी, उससे भी एक क्वेश्चन उठा लिया, तो आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है, तो केंद्र शासित प्रदेश में एनसीटी ऑफ दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है। 2011 की गणना के अनुसार ये है, सबसे डेंस पॉपुलेशन यहाँ पर है, ठीक है। देखिए, आपका मैथ जो है ना, मैं दोबारा से बता दूं, मैथ जो है आपका 40 नंबर का, वो आपका रेडी हो चुका होगा आई थिंक, है ना, और उसकी प्रैक्टिस जारी होगी। रीजनिंग है जो 35 मार्क्स का है, वो भी आपका चल रहा होगा, ठीक है ना। तो 40, 30, 70, 5, 75 नंबर आपकी इनकी तैयारी आप कर रहे हैं रोज। जो रिमेनिंग 25 से 30 क्वेश्चन बचते हैं, क्योंकि ये आंकड़ा डिफर करता है, 25 से 30 ही मानेंगे, कभी 16 में कुछ आया, 17 में कुछ आया, तो मैं 25 से 30 मान के चलता हूँ, एक मोटा मोटा अंदाजा। तो 25 से 30 की एक खिचड़ी आती है एक्चुअली में, कोई डिफाइन नहीं रहता करंट कितने आ जाए, एमपी से कितना आ जाए, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आ जाए, पॉलिटी से कितने आ जाए। तो उसी की तैयारी हम कर रहे हैं, 1 बाई 1 सेट लेके हम 10 से 15 मिनट के वीडियो में इन 30 से 40 क्वेश्चन को रोज़ रिवाइज कर लिया करेंगे, एक एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। और आप कमेंट करके बताएं कोई आपकी एडवाइस हो, सुझाव हो कि कैसा करें इसको, और ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन और बढ़ाएं या फिर वीडियो की लेंथ बड़ा बड़ा करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन को बड़ा करें, तो उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। आपके कमेंट्स जरूर देना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हर्षवर्धन खालिस्तान द्वारा पारिजात, अब ये आ गया तुम्हारा हिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो आपने अगर ये हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको अंदाजा लग जाएगा, पुलकेशन द्वितीय हैं जो हर्षवर्धन द्वारा पराजित हुए थे, ठीक है ना। हर्षवर्धन ने पुलकेशन द्वितीय को हरा दिया था। नाउ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पहले भारतीय थे। अब ये मिसेलेनियस में आ गया, ये क्वेश्चन का पैटर्न देखने से पता लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये मिसेलेनियस में आ गया, तो देखिए, संयुक्त यूएनओ के सबसे ज़्यादा चुने जाने वाले पेड़ भारतीय थे, तो भारतीय में एक ही थी और वो भी महिला थी भारत की तरफ से, वो हैं विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 खालिस्तान से संबंधित है। अब ये पॉलिटी से आ गया, देखिए सब हो रहे हैं, जियोग्राफी हो रहा है, हिस्ट्री हो गया या पॉलिटी से आ गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 खालिस्तान से संबंधित है। तो आपको पता होगा, जो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा पॉलिटी, तो 368 है ना, वो अमेंडमेंट प्रोसेस के बारे में बताता है, मतलब संशोधन प्रक्रिया, जो भी आर्टिकल में संशोधन होता है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ही होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चांदी, अब देखिए यहाँ से साइंस के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, ये साइंस का क्वेश्चन है। चांदी के गहनों पर जमा सोने की एक पतली परत को खालिस्तान कहा जाता है। तो चांदी के जो गहने रहते हैं उन पे एक सोने की परत लगा देते हैं, तो उन्हें वो उसे गोल्ड प्लेटेड बोलने लगते हैं फिर। मतलब मुख्यतः आभूषण जो है यहाँ आपका सिल्वर का है, बट उस पर लेप कर दिया हमने गोल्ड का, तो हम बोल देते हैं उसे स्वर्ण लेपित, स्वर्ण से लेप कर दिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फलों के रस खुले में रखने पर कड़वे हो जाते हैं। तो देखिए, ये भी साइंस का क्वेश्चन है, आपको पैटर्न पता चल रहा है किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। फलों के रस खुले में रखने पर कड़वे हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है उनमें, उनमें एंजाइम मौजूद होते हैं। हाँ, एंजाइम तो मौजूद होते हैं लेकिन उससे कड़वे नहीं होते। कमरे के तापमान पर ऑक्सीकरण होता है, यस ऑक्सीकरण तो होगा, बट उनसे कड़वे थोड़ी होंगे। हवा में सूक्ष्म जीव की उपस्थिति होती है, बिल्कुल होती है। किडबन खमीर कोशिकाओं द्वारा होता है, तो उनका किडबन फ्रेगमेंटेशन टेक्स प्लेस यीस्ट, तो ये क्वेश्चन होगा, खमीर बन जाता है, किडबन खमीर कोशिकाओं द्वारा हो जाता है, इसलिए वो कड़वे लगने लगते हैं, राइट। अच्छा, जो लोग नए हो
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और लाइक करके ये बताएं कि आपको वीडियो कितना पसंद आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। और आप ऐसे वीडियो और चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, मैं फटाफट इनकी वीडियो तैयार करूँगा और आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, तो कक्षा की आकृति जिसमें धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूमता है, देखिए ये जियोग्राफी से आ गया एक्चुअली में। जियोग्राफी के इनिशियल पार्ट जो रहता है, हम जब धूमकेतु पढ़ते हैं, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, तब हम इनकी आकृति के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए धूमकेतु की आकृति रहती है, वैसे तो बाकी जो ग्रह है ना, वो ये जो अर्थ है ना, इसके परवलयाकार में घूमते हैं, मैंने पैराबोलिक पैराबोलिक में। बट जो धूमकेतु है वो हाईली इलेप्टिकल मतलब उच्च रूप से दीर्घ वृत्ताकार के पाथ में घूमता है। ठीक है ना। ना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धारा प्रवाह होने वाले तार के, देखिए ये तुम्हारा फिजिक्स से क्वेश्चन आ गया। धारा प्रवाह होने वाले तार के निकट रखी हुई चुंबकीय कंपास सुई विचलित विचलन दर्शाती है, यहाँ प्रदर्शित विद्युत धारा का प्रभाव है। तो ये कौन सा प्रभाव रहेगा? तो देखिए इसे पढ़ने से पता चलता है कि जो मैग्नेटिक सुई है एक्चुअली में वो चुंबक वाली है, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव रहेगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर रहेगा। ठीक है ना। जिनको नोट करना है वो नोट भी कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को, है ना, वीडियो को पॉज करके। और बाकी आप याद करते जो जो याद कर सकते हैं दिमाग में वो याद कर लें। वीडियो को जिनको दोबारा से देखना है उसको रिवाइज करके देख सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट सही लग रहा है तो ये दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हो सके तो ये पार्थ क्रिएटर एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लें, और भी अपडेट, जैसे कि एसआई का अपडेट चाहिए आपको, या फिर एसआई की किस तरीके पैटर्न बनता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ओल्ड पेपर क्या रहा, कट ऑफ क्या रहा, इस तरीके की जानकारी के लिए आप इस एकेडमी को जरूर सर्च कर लें। और एमपी पुलिस, मतलब एमपी के जो भी एग्जाम रहेंगे उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहेगी आपको। और विथ ओरिजिनल कंटेंट के साथ, कॉपी पेस्ट वाला यहाँ पे कोई काम नहीं है, ओरिजिनल कंटेंट के साथ आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, 100% ट्रूथ। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला सदैव खालिस्तान के साथ आरंभ होती है। तो जो फूड चेन है वो सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है? आपको पता है हर इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड के अंदर सूर्य ही हर चीज का स्रोत है, राइट। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण होता है सूर्य के माध्यम से, उसी से खाद्य श्रृंखला शुरू होती है। पत्तियां बनती हैं, पत्तियों से फिर जो शाकाहारी जानवर होते हैं वो पत्तियां खाते हैं, फिर मांसाहारी जानवर होते हैं उन जानवरों को खाते हैं। इस तरीके से ये फूड चेन चलती रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है? गलत, इनकरेक्ट बताना है। तो नारियल का छिलका दृढ़ तोलक ऊतकों से बना होता है, ये तो बिल्कुल राइट है। जाइलम फिलोएम जटिल ऊतकों से बने, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। श्लेषोतक पौधों को लचीलापन प्रदान करता है, ये भी बिल्कुल सही। जो कॉलन कायमा है ये पौधों को लचीलापन, मतलब पौधे जो पौधे हैं हवा के माध्यम से वो टेढ़े भी हो जाते हैं ना, तो ये कॉलन कायमा है वो उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ये राइट है, बिल्कुल राइट है। कॉर्क की कोशिकाओं में रसायन होता है जिसे लिग्निन कहते हैं, नहीं ये लिग्निन नहीं कहते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा गलत। कॉर्क की कोशिकाओं में जो होता है उन्हें वो सेलुलोज की बनी होती है, वहाँ पे सेलुलोज टाइप का कुछ रहता है, बट लिगेंड नहीं कहते हैं, ये लिगेंड तो एक अलग चीज़ है। ठीक है ना। तो ये इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ये गलत है। ठीक है ना। पशुओं के उस समूह का नाम बताइए जिसमें रक्त गुहा होती है। देखिए ये भी साइंस का क्वेश्चन है, और साइंस में भी ये वहाँ से है जहाँ पे एनिमल का पार्टीशन हम बताते हैं ना, एनिमल किंगडम के बारे में। तो ये एम्फीबियन है, मत्स्य है, ऑर्थोपोडा मोलस्का है और एनेलिड है। रक्त कुआ बोले, रक्त कुआ सॉरी इनमें रक्त गुहा देखिए, तो ये ऑर्थोपोडा और मोलस्का जो समूह रहता है ना, इनमें ऑर्थोपोडा आपको कीड़े मकोड़े दिख जाते हैं, इनमें रहता है ये रक्त गुहा। ठीक है ना। मोलस्का मतलब वो चिकने एनिमल्स, जैसे कि आपने देखा होगा घोंगा हुआ, गोंच हुई, इस तरीके के जो जानवर रहते हैं, जो रहते हैं उनके साथ, उनके उनमें रहता है रक्त गुहा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेबीज खालिस्तान के काटने, अब आपको ये पता होगा केवल कुत्ते को काटने से रेबीज होता है, नहीं, सिर्फ कुत्ता अकेले से नहीं होता। बंदर भी काट ले तब भी आपको रेबीज हो सकता है, सिर्फ बिल्ली काट ले तब भी हो सकता है। तो इसमें उपर्युक्त सभी आंसर हो जाएगा, बिकॉज एनिमल कोई सा भी हो, आपको कोई काट लेगा तो उसमें आपको रेबीज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु में एक चमकदार भूरे रंग का तत्व एक्स गर्म होने पर रंग में काला हो जाता है, कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। तत्व एक्स तथा निर्मित होने वाले रंग के युग्म का नाम बताएं। तो ठीक है, एक्स कॉपर है, देखिए कॉपर, हाँ ये तो आपको पता है कॉपर काला होता है, बट तथा निर्मित काले रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड है। तो सी यू
C2O नहीं बनता है, CuO बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ये होगा आंसर। देखिए X कॉपर है और इसका ये, और AgO काला नहीं होता, इस पे कलर चलता है, लेकिन ये नीले कलर की तह आ जाती है इस पे। अर्जेंटम मतलब ये चांदी है, और ये जो है ना वो लोहा है एक्चुअली में, है ना। तो लोहा काला नहीं होता है, इसका तो कलर ही दूसरा रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CeUO, मतलब कॉपर ऑक्साइड, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सूटकेस को ऐसे ले जाना आसान होता है। देखिए ये क्वेश्चन है फिजिक्स से, साइंस में आएंगे, मतलब पूरा साइंस में आएंगे तो ये फिजिक्स से क्वेश्चन है। सिर पर ले जाकर नहीं, ये तो बहुत भारी लगेगा सिर में। हाथ में पकड़कर, हाथ में तो और ज्यादा बेटर रहेगा उसका। उस पर रोलर से स्थित करके और जमीन पर घस, देखिए जमीन पर घसीटेंगे तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लगेगा। तो उस पर अगर हम रोलर लगा दें, उस सूटकेस में क्या लगा दें, रोलर, तो रोलर जब रोल करेंगे ना तो हमको बहुत आसानी से खिसका के ले जाएंगे उस सूटकेस को, ठीक है ना। तो उस पर रोलर मतलब इसका आंसर हो जाएगा 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थल मंडल में उपस्थित होते हैं। देखिए ये भी जियोग्राफी से आ गया। स्थल मंडल, वेयर यू कैन लिव। स्थल मंडल में अब जैसे वायु तो रहती है, ऑब्वियसली रहती है, लेकिन स्थल मंडल सबसे ज्यादा मृदा पे आएगा, भूमि, जहाँ पे तुम रह सकते हो, राइट। ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। जड़ शीर्ष और प्रहो शीर्ष में कोशिकाएं विभज्योतक कहलाती हैं, क्योंकि वे जल और भोजन, विभज्योतक मतलब मैरिस्मेटिक टिश्यूज, वे जल भोजन के प्रवाह में सहायता करते हैं। वे विभिन्न पौधों के भागों में अंतर करती हैं। वे पौधों को आधार प्रदान करती हैं। वे नई कोशिकाओं का निर्माण, विभाज्योतक इसलिए क्योंकि दे कीप ऑन डिवाइडिंग फॉर्मिंग न्यू सेल्स, क्योंकि वो नई कोशिकाओं का निर्माण करती रहती हैं, इसलिए उन्हें विभाज्योतक टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब, देखिए ये भी साइंस का क्वेश्चन है, अभी साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं। देखिए साइंस का मोस्टली सारे टेस्ट, सारे प्रीवियस ईयर को देखा है मैंने, 15 और 15 के नियर अबाउट, मतलब आप मान सकते हैं 15 के आसपास क्वेश्चन आते हैं साइंस के। जो हम 35 से 35 नंबर का पोर्शन कवर कर रहे हैं उसमें 50% पोर्शन है साइंस का। तो साइंस को और ज़्यादा फोकस करें, और जो मिसलेनियस आ रहा है वो भी 15 का आ रहा है, ठीक है ना। उसी 15 में आपका करंट है, उसी 15 में आपका पॉलिटी है, हिस्ट्री है। तो ये साइंस और ज़्यादा आ रहा है 15 नंबर का। तो ये साइंस का ही क्वेश्चन है। जब जल बर्फ में बदल जाता है, मतलब जल है ना वो बर्फ में बदल रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। इसकी अवस्था द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाती है। दिस इज करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। यह गंध बदलता है, नहीं ये तो गलत बात है, गंध तो नहीं बदलता। यह स्वाद में परिवर्तित नहीं होता, ये बिल्कुल सही है, कोई स्वाद चेंज नहीं होगा। परिवर्तन उत्क्रमित होता है। उत्क्रमित मतलब होता है रिवर्स, मतलब बर्फ से फिर तुम पानी में आ सकते हो, यस। और पानी से फिर वापस बर्फ में जा सकते हो, यस। तो ये भी सही है, मतलब पहला, तीसरा और चौथा, पहला तीसरा चौथा जहाँ पे होगा वही आपका पहला तीसरा चौथा, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न जीवों में से किस एक में बाह्य निषेचन होता है। देखिए ये भी साइंस का क्वेश्चन है, साइंस में भी ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है, ठीक है ना। बायोलॉजी से ये निषेचन के बारे में है, प्राणियों में जो निषेचन होता है उसके बारे में बताया गया है। बाह्य निषेचन, देखिए मेढक जो है ना अपना प्रजनन करते हैं ना वो मतलब निषेचन है ना जो बाहर करते हैं। ऐसे पानी भरा होता है, यहाँ पे अपने अंडे डाल देती है मादा, और जो पुरुष मेढक है, मतलब जो मेल मेल फ्रॉग है ना, वो इनकी रक्षा करता है तब तक कि ये इनके टेडपोल बाहर ना आ जाएं, बड़े बड़े ना हो जाएं, तब तक उनकी रक्षा करता है। जैसे ही बड़े हो जाते हैं तो फिर वो जाने लगते हैं। इसी के साथ सारे 30 से 32 क्वेश्चन खत्म होते हैं, है ना। और ये 100% ट्रू है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और लाइक करके मेरे को बताएं कि ये कंटेंट कैसा है, और आप अगर चाहते हैं कि इसकी सीरीज़ और जल्दी जल्दी आए तो कमेंट करके वो भी बताएं, तो मैं फटाफट इनके लेक्चर और रेडी करता हूँ और आपको प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू।